आदाब, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं फहीम अहमद। आए दिन कश्मीर के हालात और कश्मीर का मौसम कब करवट बदल दे, ये दिखने वाली बात होती है। और मरकज़ की जो पॉलिसी है कश्मीर को लेके क्या है, इस मुद्दे को लेकर हम आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में आए। यहाँ पे जो इनकी स्पोक्स पर्सन है इफ़रा जान, उनसे बातचीत करेंगे, कुछ सवालात पूछेंगे और जानेंगे कि क्या राय रखते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या लेके आगे जाएगी। इलेक्शंस भी आने वाले हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं अपने मेहमान की ओर और जानते हैं। मैम, आपका स्वागत है दैनिक स्टेट समाचार में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, मोदी जी जब बीजेपी सेंटर में आई तो उन्होंने कश्मीर को कहा सबका साथ सबका साथ और सबका विश्वास। किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, उन्होंने कहा तो उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा था कि 80,000 करोड़ का कोई पैकेज आएगा। 80,000 करोड़ का पैकेज तो मुझे लगता है 2015 से मैं सुनती आई हूँ, 80,000 करोड़ 80,000 करोड़। उन्होंने कहा था 40,000 नौकरियां आएंगी। उन्होंने कहा था कि जम्मू और कश्मीर जो है यहाँ पे सिर्फ 2 मंथ्स, आप गिव अस 2 मंथ्स और 2 महीने के बाद यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि उनके वादे तो दूर की बात, जो हमारे पास था हमारे पास वो भी नहीं रहा। जैसा सीएमआई की रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि इस टाइम पे जम्मू और कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यहाँ पे। तो जिस टाइम जहाँ पे 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रही होगी, जहाँ पे इतनी हद से ज्यादा बेरोजगारी होगी, वहां पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोगों को क्या मिलेगा। हमारी केसीसीआई आज कहती है कि जम्मू और कश्मीर में 85% इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो इस साल तक बंद हो जाएंगे। तो हम बीजेपी की सरकार से हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमको आप लोगों का कुछ नहीं चाहिए। आप लोग जो हमको ये वादे करते हो, अगर आपके दिल में सच्चाई हुई, हमको कुछ नहीं चाहिए। जो हमारे पास है उसको हमसे मत लो। हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट चाहे छोटे हैं बड़े हैं, चल रहे हैं, उनको हम लोगों से मत छीनो। हम लोगों की इकोनॉमी को चलने दो। जब आप बार बार इंटरनेट बंद कर देते हो, इतनी हालत खराब कर देते हो, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे एक सवाल है, आए दिन यहाँ पे सिविल किलिंग्स होती है जो पहले भी होती थी जब उमर साहब सीएम कश्मीर को प्रेजेंट कर रहे थे। तो आर्टिकल 370 के हटने के बाद जब यहाँ पे जो हालात है इस टाइम, किस तरह से आप देखते हैं इसको, और जो पास्ट में उमर साहब की सरकार में था? देखिए, मैं आपको बोलूंगी कि जब हमारी सरकार थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से कहा है कि ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसको पॉलिटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली उस पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ खून खराबा होता है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब भी कहा था, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज भी कहा है। बीजेपी ने दावा किया कि नहीं, ये आर्टिकल 370 की वजह से है। एक बार जब हम आर्टिकल 370 को हटाएंगे तो यहाँ पे पॉलिटिकल किलिंग्स खत्म हो जाएंगी, यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगी। हम लोगों ने उनको बार बार कहा कि आर्टिकल 370 हैज नथिंग टू डू विद किलिंग्स, इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, आर्टिकल 370 यहाँ पे बेसिकली ये जो किलिंग स्टार्ट हो गई, ये तो ज्यादा 1989 से स्टार्ट हो गई। हम लोगों ने कहा था कि आर्टिकल 370 तो उससे पहले भी करीबन 40 साल था, तब तो किलिंग्स नहीं थी। तो आर्टिकल 370 को टच मत कीजिए, इट हैज नथिंग टू डू विद इट। आज बीजेपी के जो झूठ थे, they've fallen on BJP's face now। उनको साफ साफ बीजेपी के जो झूठे वादे थे वो एक्सपोज हो गए। यहाँ पे एक मैम आपसे यही सवाल रहेगा, जो यहाँ पे जो बीजेपी की तरफ से सीधे तौर कहा गया है, जब उनके जो सेंट्रल मिनिस्टर थे वो यहाँ पे आए, उन्होंने सीधे कहा कि हम किसी भी पाकिस्तान से बात नहीं होगी, किसी भी चीज़ को यहाँ पे ऐसे एड्रेस नहीं किया जाएगा, खाली यहाँ की यूथ को एड्रेस किया जाएगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इसको एक मजाक की तरह से देखती हूँ। सॉरी, मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है इसके लिए। मजाक इसलिए था क्योंकि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, पहले 5,000 यूथ को बंद कर दिया गया, 5,000 यूथ को अरेस्ट किया गया। होम मिनिस्टर के आने से पहले 800 यूथ को उठाया गया और जेलों में बंद कर दिया गया। ठीक है ना? आप मुझे एक बात बोलिए, आप एनमास क्रैकडाउन करते हैं यूथ पे, कोई भी यूथ हो उसको बंद कर देते हैं जेल में,
उसके बाद वो अभी निकले ही नहीं थे, वो जो क्रिकेट मैच की कंट्रोवर्सी हो गई उसमें आपने पूरे कॉलेज पे, मुझे लगता है कुछ 200-500 बच्चों पे आपने यूएपीए का केस लगा दिया। उन्हीं से तो बात करनी थी, बात किन से करनी है? बात तो आपको बीजेपी के लेकिन यूथ यहाँ से पे नहीं जो करनी है ना। देशद्रोह करते हैं तो उनसे तो वैसे ही निपटेगी ना यहाँ की जो पुलिस है। अरे ऐसे पॉलिटिकल पार्ट, किसी क्रिकेट टीम के लिए ऐसे ताली बजाना देशद्रोह है क्या? टेररिज्म है क्या ये? इन्होंने तो टेररिज्म, फिर अगर आप मुझे एक बात बोले, आप बोलते हैं कि जो देशद्रोह करते हैं उनसे पुलिस निपटेगी देशद्रोह के तरीके से, तो फिर बात किससे कर रहे हैं ये लोग, मुझे बताइए। बात फिर इनको किससे कर रही है? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ऑलरेडी प्रो इंडिया, प्रो बीजेपी सपोर्टर है, उसको तो कुछ नहीं बोलना है। जो आपका मुखालिफ है आपको तो बात उससे करनी है, जो मुखालिफ है उसको जेल में बंद कर देते हो, तो आप किससे बात कर रहे हो? जहां तक पाकिस्तान से बात करने की बात आती है, बीजेपी की सरकार जो फिर से झूठ बोलती है, मैं बताती हूँ क्यों। इन्होंने 2019 में प्रॉपर सीजफायर अग्रीमेंट किया, जो 2020 में फिर प्रॉपर अग्रीमेंट सामने आया, उसमें मल्टीपल राउंड ऑफ टॉक्स वर हेल्ड विद पाकिस्तान, ठीक है ना। उन्होंने तालिबान से भी दोहा में बात की, इन्होंने आज भी बात कर रहे हैं ये लोग। एनएसए लेवल मीटिंग में भी इन्होंने पाकिस्तान के एनएसए को बुलाया था, जो हुई थी, बट पाकिस्तान के एनएसए नहीं आए। इन्होंने कॉमनवेल्थ मीटिंग में दिसंबर में पाकिस्तान के लोगों को बुलाया है, वहाँ के सेनेटर्स को बुलाया है। तो ये अपनी आवाम को और अपनी जनता को झूठ बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करते हैं, बैकडोर में कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। जब आर्टिकल 370 यहाँ से हटाया गया और 35 से, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक पहल रही थी पीएचडी बनाने जी की। जी तो फारूक साहब की क़यादत में उसको बनाया गया। और पीएचडी क्या काम कर रही है इस टाइम ग्राउंड लेवल पे, जबकि जो कई लीडरान इसमें अलग हो गए हैं अब। तो क्या लग रहा है आपको? आप आर्टिकल 370 को पहले सेव नहीं किया जा सकता था जब उमर अब्दुल्ला की सरकार थी? कैसे सेव किया जा सकता था, आप बताइए। क्यों? वो तो सरकार में थे। हाँ, मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, तब सेव नहीं किया जा सकता था? आपका सवाल है कि क्या आर्टिकल 370 को तब सेव नहीं किया जा सकता था, और ये सवाल शायद अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में किया था कि इन्होंने परमानेंट क्यों नहीं किया था आर्टिकल 370 को। इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब, आर्टिकल 370 टेम्पररी इसलिए नहीं था कि कुछ टाइम के लिए हम टेम्पररी थे, उसके बाद इल्हाक जो है परमानेंट हो जाता। आर्टिकल 370 इसलिए टेम्पररी था क्योंकि एक प्लेबिसाइट होना था। उस प्लेबिसाइट के तहत लोगों को वोट करना था कि क्या वो इंडिया के साथ रहना चाहते थे या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। और तब तक जम्मू और कश्मीर का इसी वजह से इल्हाक टेम्पररी भी था। ये था रीजन आर्टिकल 370 के टेम्पररी होने का। अब आप कह रहे हैं आप इसको परमानेंट आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? अगर आपको आर्टिकल 370 जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल था, अगर वकील लोग भी होंगे वो भी सुन सकते हैं, वो समझ सकते हैं मे बी बेहतर इस बात को। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी आर्टिकल को अमेंड करना है, वो स्टेट की गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ कर सकती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में मेजॉरिटी में रहे नहीं है, हम लोग स्टेट पार्टी हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 370 को अगर अमेंड किया, इस टाइम पे भी बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर पाई। अगर परमानेंट कर सकती थी तो कांग्रेस इज व्हाट दे आर डूइंग, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस होने नहीं देगी। आपका एक कुछ दिन पहले एक अभी भी वीडियो ट्रेंड कर रहा है जिसमें आपने बोला कि जम्मू में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं वहाँ पे कोई पार्टी क्रिएट होती है और कश्मीर के अंदर होती है। क्या क्या किस हिसाब से आपने वो बोला और क्या नजरिया आपने देखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया तो आपने ये स्टेटमेंट दे दिया? देखिए, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, मैंने कहा कि जम्मू और कश्मीर की सिचुएशन इकोनॉमिकली अगर आप बात करेंगे, पॉलिटिकली मोर और लेस सेम रही है, क्योंकि जम्मू में भी आर्टिकल 370 था, हमारा भी आर्टिकल 370 था, वहां पे भी 35 से था, यहाँ पे भी 35 से था, मतलब मोर और लेस सिचुएशन हमारी सेम है। मे बी हमारी लैंग्वेज अलग हो, कल्चर थोड़ा डिफरेंट हो, बट पॉलिटिकल सिचुएशन वो सेम। ये पॉलिटिकल सिचुएशन सेम होने के बावजूद भी आप इतने जाने माने पत्रकार हैं, इतने जाने माने जर्नलिस्ट हैं, अगर मैं आपको बोलूंगी मुझे जरा जम्मू में पॉलिटिकल पार्टियों के नाम गिनाइए, आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 पॉलिटिकल पार्टियों के नाम गिना पाएंगे जम्मू में। आपको लगता है कि ये मुझे बोलने मेरा क्वेश्चन पहले अच्छा आप बोलिए। अगर मैं आपको बोलूंगी आप वहां पे 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टियों के नाम गिना पाएंगे। अगर मैं आपको बोलूंगी कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टियों के नाम गिनाइए,
आप कितनी पॉलिटिकल पार्टियों के नाम गिनाएंगे? मुझे लगता है सुबह शुरू करेंगे हम शाम को खत्म हो जाएंगे। जी। मैंने बार बार कहा था, अभी किसी बच्चे ने मैट्रिक भी पास नहीं किया होता, इसने पॉलिटिकल पार्टी निकाल रही वही वही उसी है ना। रोज क्वेश्चन पे आ रहा पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, नए नए ये लोग आ गए हमारे साथ, ये लोग आ गए हमारे साथ। मैं तो सवाल भी नहीं कर रही हूँ कि उन लोगों की फंडिंग कहाँ से आती है, इन लोगों के पैसे कहाँ से आते हैं, इन लोगों की गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं, इन लोगों की बंगले कहाँ से आती है। मैं तो अभी सवाल भी हम ये नहीं कर रहे। मेरा बस ये सवाल है कि ये जम्मू में क्यों नहीं होता, ये कश्मीर में क्यों होता है, और अगर ये कश्मीर में होता है तो ये किस पॉलिटिकल पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? ऑब्वियसली नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की यानी कि कोशिश आप मानती हैं जो भी यहाँ पे पार्टी नई क्रिएट होती है वो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बात करूंगा, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जो है, वो मल्टी पार्टी सिस्टम जब होता है तभी एक डेमोक्रेसी होती है, अगर तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट जम्मू में भी मल्टी पार्टी है, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अच्छी बात है। हम जम्मू वाली पार्टियों को तो नहीं कहते हैं ना कि ये प्लांटेड पार्टीज हैं, हम उन पे तो सवाल नहीं खड़े करते। हम सवाल खड़े करते हैं कि सुबह से लेकर रात तक पॉलिटिकल पार्टियां कैसे खड़ी हो रही हैं, कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्यों हो रही है, इसका इतना बड़ा पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये एक इतनी बड़ी न्यूज है, क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन तो दूर की बात, क्या इसमें एक बातचीत भी नहीं होनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? लास्ट एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, जम्मू की बात करेंगे। जो देवेंद्र सिंह राणा जी, उन्होंने आपकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, वो चले गए, तो कहीं अटकलें लगाई गई कि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस अब खत्म होने वाली है। तो क्या देखकर आप इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या आप समझते हैं, क्या जम्मू में वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है? अनफॉर्चुनेटली जब भी हम जम्मू की बात करते हैं, हम लोगों ने जम्मू में जो जम्मू के कुछ 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो उनका है वहाँ पे, और 1-2 डिस्ट्रिक्ट सांबा वगैरह, उसको हम लोगों ने पूरे जम्मू का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है। ये हमारी प्रॉब्लम है। जम्मू डज नॉट मीन ओनली जम्मू एंड सांबा, जम्मू ऑल्सो मीन्स चिनाब वाली, जम्मू ऑल्सो मीन्स पीर पंजाल। क्या वो लोग जम्मू के लोग नहीं है? क्या उन लोगों का कोई हक नहीं है बोलने का? क्या टीवी में वो फेस नहीं है? द रियलिटी इज फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस, द फेस ऑफ जम्मू इज पीर पंजाल, इट्स चिनाब वैली, इट्स सांबा, इट्स जम्मू डिस्ट्रिक्ट, इट्स कठुआ। कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट जो है ना सर, वो पूरे रीजन का फेस नहीं हो सकता है। इसी तरह जो देवेंद्र राणा जी थे, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए रहा करते थे, नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां पे भी जो सीटें थी काफी हद तक एनसी का काडर उनको सपोर्ट करता था। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बंदे को आप पूरे इलाके का फेस नहीं बना सकते। मैं चाहती हूँ मीडिया के जरिए और आप सभी लोगों के जरिए कि आप पीर पंजाल की बात कीजिए, आप चिनाब वैली के लोगों की बात कीजिए, पुंछ की बात कीजिए, रियासी की बात कीजिए, इन एरियाज की बात कीजिए। और जहां तक आप कह रहे हैं कि आप उसकी वजह से कमजोर हो गया, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा होगा कि एक जैसे ही उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया, डॉक्टर फारूक साहब ने दौरा किया पूरा पीर पंजाब, चिनाब वैली, इन पूरे एरियाज का उन्होंने दौरा किया। आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा। उस दौरे में, जम्मू के दौरे में, हजारों लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ते गए। जम्मू में अगर आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई और बाइक रैलीज हुई, गाड़ियों की रैलीज हुई, जहां हजारों की तादाद में लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ गए। तो अगर 1-2 इंसान चले भी जाते हैं, वहां से हजारों लोग आते हैं, तो फोकस तो उन 1000 लोगों पे होना चाहिए, जो हजारों पे होना चाहिए, जो जुड़े हैं, जो आए हैं। क्योंकि अब जम्मू के जो एरियाज हैं वो भी बीजेपी को समझ चुके हैं। अगर आप देखेंगे जो परसों 100 रिलायंस स्टोर्स की बात हुई थी, वहां पे कितना बड़ा शटडाउन जम्मू में हुआ, उतना मुझे लगता है कश्मीर में हुआ ही नहीं अभी तक जितना जम्मू में शटडाउन हुआ। सो वहां की जो इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई है, जॉब्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, पॉवर्टी लेवल इतनी बढ़ गई है, गरीबी और गुर्बत इतनी बढ़ गई है। कहीं ना कहीं अब जम्मू के जो 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनकी वजह से बीजेपी जम्मू और कश्मीर में आई, जिन्होंने बीजेपी को वोट किया, अब वो 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स की अब बीजेपी से तंग आ चुके हैं। थैंक यू मैम, हमारे साथ बात करने के लिए इब्रा जान थी।
क्या 370 को ये फिर से बहाल कर पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। और जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है, उनको किस तरह से गवर्नमेंट जो है रेस्टोर करेगी, रोजगार देगी, वो देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए देश और दुनिया की खबरों के लिए दैनिक स्टेट समाचार। फहीम अहमद, श्रीनगर।